वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। चलिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 18 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो आज है 4 मई 2020 और क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित शास्त्र का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किसने किया था? बताइए। गणित शास्त्र का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया था पाबुलुरु मल्लन तथा एलुंगती पेदन। किसने? पाबुलुरु मल्लंग तथा एलुंगती पेदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पाबुलुरु मल्लन तथा एलुंगती पेदन ने संस्कृत मूल से तेलुगु में गणित शास्त्र ग्रंथ का अनुवाद किया था। 12वीं शताब्दी में नन्नचोड़ ने कुमार संभव की तेलुगु में रचना की थी। अनेक विषयों तथा विधाओं से पनपने वाली रचनात्मकता ने तेलुगु साहित्य को पर्याप्त समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंबन और ओटकुट्टन किस भाषा के साहित्य से संबंधित हैं? कंबन और ओटकुट्टन किस भाषा के साहित्य से संबंधित हैं? कन्नड़ से, तेलुगु से, तमिल से या संस्कृत से? तो संस्कृत से नहीं है ये, कन्नड़ से भी नहीं है, तेलुगु से भी नहीं है, ये है तमिल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेनिद तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। याद रखिएगा, अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से हैं? कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेनिद। कंबन तथा ओटकुट्टन कुलोत्तुंग चोल की राजभाषा को सुशोभित करते थे। कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की, ध्यान रखिएगा, कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की। और पुगलेनिद ने महाभारत के नल दमयंती कथा को नलबेणवा नाम से लालित्यपूर्ण शैली में तमिल काव्य का रूप दे दिया। निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का व्यास माना जाता है? किसको माना जाता है इनमें से तमिल साहित्य का व्यास? नंबी आंडार नंबी। किसको? नंबी आंडार नंबी। तो देखिए, 11 तिरुमूरों के विशाल संग्रह प्रस्तुत करने के कारण नंबी आंडार नंबी को तमिल व्यास भी कहा जाता है। और शैव संतों से संबंधित परि आपू शैव संतों से संबंधित परि आपुराणम नामक सकल्लीलार की रचना आज भी लोकप्रिय है। अब देखिए, तेवरम तथा चिरुवाचकम भजन के रचयिता तिरुमूलर के अलावा नंबी आंडार नंबी तथा सेकिल्लार के भजन भी तिरुमूरों में संकलित हैं। ये नाम क्लिष्ट हैं, 1 से 2 बार इनको पढ़ लेना, तभी आप हो पाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1200 में। तो देखिए, इल्तुतमिश ने 1236 में रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन ही रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बाद का उत्तराधिकारी है रजिया सुल्तान है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को कुछ समय के लिए बैठाया, लेकिन राजगद्दी मिली रजिया को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ 4 स्टेटमेंट है, 3 करेक्ट होंगे, 1 है इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं एक करके। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। देखिए, इतनी ये 2 चीज़ें तो सबको पता हैं। अब जो गलतियां हैं वो सी या डी में से एक है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची। और चौथा स्टेटमेंट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कार्य करवाया गया। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा मतलब सी गलत है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में नहीं बल्कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी क्षति पहुँची थी। तो कथन सी सही नहीं है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में कुछ कथन है यहाँ पर। देखिए, संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या दर्शाता है। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। जो संख्या का पिरामिड है वो प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या ही तो दर्शाएगा। करेक्ट है। संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। देखिए गलत है, 50 बार मैंने बताया होगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ना कि संख्या का पिरामिड। तो केवल एक यहाँ पर कथन सत्य है। तो संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या अभिव्यक्त करता है, इसलिए पहला सही है। संख्या पिरामिड से प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या का पता चलता है। जब शाकाहारी प्राथमिक उत्पाद से अधिक संख्या में हो तो संख्या पिरामिड उल्टा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सीधा बनता है। उदाहरण के लिए एक ही वृक्ष पर अनेक झिल्लियाँ झिल्लियाँ नहीं, इल्लियाँ और कीट भोजन करते हैं। अतः दूसरा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गया, ये तो पिरामिड है ना इस जगह, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ना कि संख्या का पिरामिड। तो यहाँ क्या आएगा, ऊर्जा का पिरामिड आएगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 7वां प्रश्न भी पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में ही है। पहला स्टेटमेंट है, जैव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड ऊर्ध्वाधर होते हैं। जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड ऊर्ध्वाधर होते हैं और ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है। करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा के पिरामिड को संबद्ध किया जाता है, जो हमेशा सीधा बनता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सही पूछा तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भोजन की उत्पादन दर या उत्पादकता, जो कि मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा के पिरामिड को संबद्ध किया जाता है, इसलिए पहला सही है। और जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड जो है वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। कौन? स्वांगीकरण दक्षता, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, सकल उत्पादन क्षमता या फिर पारिस्थितिक दक्षता। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक दक्षता। तो पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता मतलब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। और पारिस्थितिक दक्षता को सर्वप्रथम लिंडरमैन ने सन 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% या 10% का नियम कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुँच पाता है, बाकी 90% जो ऊर्जा है वो पहले वाले पोषण स्तर में खर्च हो जाती है। अब देखिए, पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के कौन सा करेक्ट है। पारितंत्र में पोषकों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? पारितंत्र में पोषकों का प्रवाह कोमा ऊर्जा का प्रवाह जो है वो चक्रीय होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जल चक्र तथा फास्फोरस चक्र गैसीय चक्रण के उदाहरण है। तीसरा स्टेटमेंट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति करने में सक्षम हो पाते हैं। क्या बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो जो ऊर्जा का प्रवाह है ना वो रेखीय होता है, चक्रीय नहीं होता। गलत है ये वाला स्टेटमेंट। जो पोषक तत्वों का प्रवाह है वो चक्रीय होता है। अब पहला कट गया। जल चक्र जो है केवल जल चक्र गैसीय चक्रण के उदाहरण है। फास्फोरस चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है। ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता। अब दूसरा स्टेटमेंट इसमें भी है, तो तीसरा भी गलत ही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखिक या अधोगामी होता है, परंतु पोषकों का प्रवाह चक्रीय होता है, इसलिए गलत है पहला। और जल चक्र गैसीय चक्र है, जबकि फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है, दूसरा भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो कर पाते हैं, लेकिन जटिल पोषक तत्वों के लिए तथा प्रोटीन आदि के लिए उन्हें अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए गलत है तीसरा भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनिए।
सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है या स्थिरीकरण होता है? अगर स्थिरीकरण हो गया तो उसके बाद स्वांगीकरण होगा, अमोनीकरण होगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस चलेगी? देखिए सबसे पहले होता है स्थिरीकरण, उसके बाद होता है नाइट्रीकरण, उसके बाद होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद अमोनीकरण, फिर विनाइट्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। भार के हिसाब से लगभग सभी प्रकार के प्रोटीनों में 16% हिस्सा नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का चक्रण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसका चक्रण मुख्यतः 5 चरणों में होता है। पहला चरण है स्थिरीकरण, दूसरा चरण है नाइट्रीकरण, तीसरा स्वांगीकरण, चौथा अमोनीकरण और पाँचवा विनाइट्रीकरण। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? स्थिरीकरण के सामने लिखा है नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन और अमोनीकरण के सामने लिखा है यूरिया का अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन। क्या ये दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए स्थिरीकरण में होता क्या है, नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है, करेक्ट है ये। और अमोनीकरण में क्या होता है, यूरिया या यूरिक एसिड का बैक्टीरिया के द्वारा अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन होता है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए जो स्थिरीकरण है इसमें गैसीय नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होती है और अमोनीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि जो हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन कर दिए जाते हैं और अमोनीकरण कहलाता है वो। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? चंद्रशेखर, मैक्सवेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस चंद्रशेखर नहीं है, जे सी मैक्सवेल नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो देखिए हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की थी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। खोज और व्याख्या में डिफरेंस है भाई। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इन्हीं के सम्मान में हर्ट्ज रखा गया और इन्होंने ही जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों की प्रयोगों की पुष्टि की। के सही रहेगा ना, के प्रयोगों की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। अच्छा देखिए ये इस पर चर्चा, गलत पूछा, गलत बताना इसमें से, नीचे ध्यान दीजिएगा कीजिए कि सही है पूछा है या फिर सही नहीं है पूछा है। अब देखिए आपने कभी ध्यान से सुना होगा तो ध्वनि की जो तीव्रता है ना उसके मोटे पतले होने का वो निर्धारण नहीं करती। ध्वनि का जो पिच होता है, पिच तारत्व जो होता है, तारत्व जो होता है ना, तारत्व पे हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। जो तारत्व होता है ना, तारत्व वो मोटा पतला के लिए जिम्मेदार है। जैसे महिलाओं का तारत्व क्या होता है, पतला होता है, पुरुष का मोटा, तो पुरुष की ध्वनि मोटी होती है। तो पिच जितना कम होगा आवाज़ हो जाएगी पतली और पिच जितना ज़्यादा होगा आवाज़ हो जाएगी मोटी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पर, तीव्रता नहीं तारत्व के कारण होता है ऐसा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। चूँकि हमको गलत ढूंढना तो पहला वाला गलत है। तो देखिए कथन एक गलत है क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है उसको तारत्व कहते हैं, मतलब पिच, तीव्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ध्वनि वस्तुओं के कंपन मतलब वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। देखिए वैक्यूम या निर्वात में ध्वनि तरंगे तो चल नहीं सकती, गोल हो जाती हैं, उसमें लाइट जाती है, उसमें लाइट बहुत तेज जाती है। और ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है बल्कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 को भी एलिमिनेट कर दीजिए, तो होगा नहीं। अब ध्वनि वस्तुओं के कंपन मतलब वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ना कि अनुप्रस्थ तरंगे, गलत है पहला। और ध्वनि वस्तुओं के कंपन मतलब वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के विक्षोभ के कारण
होता है, इसलिए सही है दूसरा वाला। और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस लाइए, गैस लाइए, द्रव लाइए। ठोस में सबसे तेज संचरित होती हैं ये। अब है क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, कम होती है, अधिक होती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रकाश तो बहुत तेज है भाई। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। देखिए एक सीधा सीधा लिख लीजिए, पहले ठोस लिख लीजिए, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ सबसे आसान। द्रव लिख लीजिए और फिर गैस लिख लीजिए। क्रम भी तो ये है ना, बचपन में पढ़ा होगा, ठोस द्रव गैस। बोलने में भी यही से लगता है, ठोस द्रव गैस। तो इसी तरह से घटती जाती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में ध्वनि की चाल। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि बढ़ती जाती नहीं है, घटती जाती है। और माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये वाला सही है। तो 1 और 3 सही है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए कथन 1 सत्य है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, बहुत कम होती है। और कथन 2 गलत है, क्योंकि ठोस में गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर 331 ms1 तथा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 ms1। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। स्लॉट 5 के स्लॉट में तोड़ रखा है। पहला कुछ प्रश्न उनको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में डाल दीजिए। अगला जो स्लॉट था वो क्या था, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का था। और ये तो पता ही चल रहा होगा कि ये साइंस के प्रश्न हैं। तो इसी तरह से आपका रिवीजन हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। लॉकडाउन का सदुपयोग करें।